नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस विद प्रांजल के इस 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। और एक रिक्वेस्ट जरूर मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले कोई भी क्लासेस मिस की हैं तो अब आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट दिख रही है जिसे क्लिक करके आप पहले की क्लासेस देख सकते हैं और उसके बाद ही इस क्लास को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और ज्यादा यूजफुल रहेगा। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एसेट टर्नओवर, कैश साइकिल क्या होता है। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि कैसे बोनस इशू में कुछ भी बोनस नहीं है, राइट्स इशू कैसे आपको एक तरह से मजबूर करता है जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने के लिए, और कैसे स्प्लिट से भी बिल्कुल खुश होने की बात नहीं है। जानेंगे हम कॉर्पोरेट एक्शंस का सारा सच, कैश साइकिल कितना जरूरी है और एसेट टर्नओवर कैसे आरओई को इंपैक्ट करता है। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के इस वीडियो में स्टॉक मार्केट क्लासेस विद प्रांजल में। तो शुरू करते हैं एसेट टर्नओवर के साथ कि एसेट टर्नओवर क्या होता है। एसेट टर्नओवर आपको बेसिकली ये बताता है कि अगर कंपनी ने एक मशीन खरीदी है, मान लीजिए 100 रुपए की, तो उस 100 रुपए की मशीन से वो कितने रुपए का सामान बना पाती है और बेच पाती है। जैसे हो सकता है दो लोगों ने बिजनेस चालू किया, दोनों ने 100 रुपए की मशीन खरीदी। एक ने उस 100 रुपए की मशीन से 500 रुपए का माल बना के बेच दिया, एक ने उस 100 रुपए की मशीन से 100 ही रुपए का सामान बनाया। तो कौन सी कंपनी बेटर हुई? वो कंपनी जो कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा सामान बना सके और बेच सके, वो बेहतर कंपनी हुई। और इसीलिए जितना ज्यादा किसी कंपनी का एसेट टर्नओवर हो, ये उतनी अच्छी बात है। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। उबर या ओला का एग्जांपल ले लीजिए। आपने एक कार खरीद ली, उसको एज अ टैक्सी चलाने का आपका प्लान है। अब आपके पास एसेट जो कि गाड़ी है वो पहले से है। अब जितना आप उस एसेट को यूज करेंगे, उस एसेट्स पे जितनी ज्यादा सवारियां आप गाड़ियों में ला पाते हो, जितनी ज्यादा टूर रोज कर पाते हो उस टैक्सी में, उतना अच्छा हो गया आपका एसेट टर्नओवर। आप उस गाड़ी का उतना अच्छा यूज कर रहे हो सेल्स करने के लिए। तो ये जो टैक्सी ओनर्स में आप भीड़ देखते हैं ओला और उबर के साथ जुड़ने के लिए, वो क्यों इतने आतुर रहते हैं ओला उबर से जुड़ने के लिए? क्योंकि ओला और उबर उनको कस्टमर्स लाके देते हैं। पहले जहां टैक्सी ओनर्स ढूंढ ढूंढ के कहीं से कस्टमर लाते थे फोन्स के जरिए और अपने रेफरेंसेस के जरिए, अब ओला उबर से एक ऐप में बटन दबाया और उनको कस्टमर मिलना चालू हो जाते हैं। तो उनकी गाड़ी की ग्राहकी बढ़ जाती है, यानी उनका एसेट टर्नओवर बढ़ जाता है। तो ओला और उबर दुनिया भर के टैक्सी ओनर्स को यही वादा करते हैं कि हम आपका एसेट टर्नओवर बढ़ा देंगे। बढ़ाते हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये इतना जरूरी रेशो है, अब आप समझ सकते हैं कि पूरा पूरा बिजनेस लगभग इसी पे डिपेंड करता है कि आप अपने एसेट्स को कितने अच्छे से रोटेट या उसका टर्नओवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एसेट टर्नओवर रेशियो अब काफी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब जानते हैं कि ये कैश साइकिल या जिसे कैश कन्वर्जन रेशियो भी कहते हैं, ये क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपको रेडीमेड टी शर्ट्स का बिजनेस करना है। तो पहली तारीख को आपने बिना सिलावा कपड़े का थान किसी से खरीदा और 1 तारीख को उसको पैसे दिए, बदले में उससे वो थान ले लिया। अब उस थान से आपने कपड़े बनाए। ये करने में आपको 10 दिन लग गए। 10 दिन बाद आपके पास रेडीमेड टी शर्ट्स आ गई जो आपने बनाई। अब उनको बेचने में आपको 20 दिन और लग गए। 30 तारीख तक आपकी सारी टी शर्ट्स बिक गई और आपके पास पैसा वापस आ गया। तो अब आपने पैसा लगाया और पैसा वापस आने में इसमें टोटल 30 दिन लग गए। आपने 1 तारीख को कपड़ा खरीदा पैसा देके, 10 दिन में उसको सिया और अगले 20 दिनों में उसे बेचा। तो 30 दिन का आपका एक कैश के रोटेशन का साइकिल हो गया। इसे कहते हैं कैश साइकिल या कैश कन्वर्जन रेशियो। तो अब अच्छी कंपनियों में यूजुअली ये बहुत कम होता है। इनफैक्ट HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में ये नेगेटिव है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो नेगेटिव कैश साइकिल का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जिसको HUL को पैसे देने हैं, जब HUL को पेमेंट करना होता है तो वो पेमेंट बहुत बाद में करता है, और जब माल बेचना होता है तो वो पैसे एडवांस में ले लेता है। यानी इसको उसी कपड़े वाले एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए HUL को टी शर्ट्स बनानी है। तो HUL एक बड़ा ब्रांड है, उसने बल्क ऑर्डर दिया कि मुझे इतने 1000 टन कपड़ा चाहिए और इस तरीके का। तो ऐसे में जो सप्लायर है वो HUL जितना बड़ा ग्राहक खोना नहीं चाहेगा। तो HUL उस पर एक शर्त लगाएगा कि लूंगा कपड़ा मैं आज 1 तारीख को, पैसे दूंगा मैं 40 दिन बाद। अब क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है, 40 दिन बाद ही सही, लेकिन इतने करोड़ों रुपए आएंगे, तो कौन सप्लायर मना करेगा? तो सप्लायर हाँ बोल देता है। तो HUL को कपड़े आज मिल गए 1 तारीख को, लेकिन उसको पैसा देना है 40 दिन बाद।
अब एचयूएल के पास बड़े बड़े प्लांट, मशीनरी सब कुछ होगी तो वो कपड़े बना भी 2 दिन में देगी, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उसे बेच भी 4-5 दिन में देगी। यानी 1 तारीख को उसको कपड़ा मिला, 7 तारीख तक उसने सब बेच दिया और उसको पैसा देना है 40वें दिन, लेकिन पैसा उसके पास तो 7वें ही दिन आ गया। तो ऐसे में उसका कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया -33, यानी पूरा एडवांस में ही एचयूएल का काम हो जाता है, किसी को एक्चुअल में पेमेंट करना ही नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा भी सोचिए कि एचयूएल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स को माल देता होगा उनसे भी एडवांस लेता है, तो जिससे माल खरीदा, जिसको पेमेंट करना है, उसको करता है 40 दिन बाद, और जिसको प्रोडक्ट दिया, जिससे पैसा लेना है, उससे पैसा ले लेता है एडवांस। तो यानी पहले केस में जहां हमने जो पैसा लगाया वो पैसा निकालने में 30 दिन लग गए, एचयूएल के पास तो दोनों तरफ से एडवांस आ गया। ऐसा होना तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है और ये दिखाता है कि कंपनी की रेप्यूटेशन कितनी अच्छी है। जो एचयूएल के केस में हम -52 डेज देख रहे हैं, यानी 52 दिन पहले ही इसे एक तरीके से पैसा मिल जाता है। अब जानते हैं एक बुरी कंपनी के साथ क्या होता है। ये एक पेनी स्टॉक है। तो पहले एसेट टर्नओवर को देखिए, जहां एचयूएल 100 रुपए के एसेट पे 220 रुपए का माल बेच देता था, वहीं ये 100 रुपए के एसेट हैं तो केवल 7 रुपए का माल बेच पाता है। तो एसेट टर्नओवर भी बहुत बुरा है। और कैश साइकिल देखिए, इसे जो पैसे से इसने माल खरीदा उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे के फिर उनका पैसा वसूल करने में लगभग साल भर लग जाता है, साल भर से भी ज्यादा लग जाता है। तो साल भर तक इस कंपनी का पैसा बाजार में फंसा रहता है। और आप में से जो लोग बिजनेस में हैं वो जानते हैं कि साल भर पैसा फंसे रहने का मतलब क्या है। वो बिजनेस तो चौपट होना ही है। तो हमेशा ये खास करके आपको बता देगा कि बिजनेस की हालत कितनी अच्छी है, क्या इसके कस्टमर से ये पैसा ले भी पाता है टाइम से या नहीं, और अपने एसेट से ये सच में माल बना भी पाता है या नहीं। ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया किसी भी बिजनेस को एनालाइज करते समय ध्यान रखिएगा। अगेन, बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं, उनके रेशोज हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशोज हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये बोनस इशू, राइट इशू या स्प्लिट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस हैं जो आपको जान लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्प्लिट की, कि ये स्प्लिट क्या होता है। अब जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2004 में स्प्लिट किया था, जब 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर 1 रुपए का हो गया था। अब जरा हम देखते हैं अभी फेस वैल्यू कितनी है इस कंपनी की, 1 रुपए। तो पहले 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला एक शेयर था, जिसे स्प्लिट करके 1 रुपए के फेस वैल्यू वाले 10 शेयर्स बना दिए गए। अब देखते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक अपने शेयर को 2 पार्ट में स्प्लिट करना चाहता है। अब उस कंपनी के फेस वैल्यू है एक शेयर की 10 रुपए, उसने उसे स्प्लिट करके 5 कर दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ा, नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए, फेस वैल्यू आधी हो गई और अब नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए। यानी जिसके पास एक शेयर था, अगर 1:2 स्प्लिट होता है, अगर आपने किसी कंपनी के 100 शेयर लिए हुए हैं और 1:2 स्प्लिट हो रहा है, तो अब आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। तो शेयर्स डबल हो गए। क्या इससे आपको खुश होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी का मुनाफा डबल नहीं हुआ। आपका शेयर ऊपर या नीचे तब जाएगा अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। यहां तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, मुनाफा उतना ही है। तो इमेजिन करिए कि आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी में आपको 50 रुपए चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने 10-10 रुपए के 5 शेयर्स इशू कर दिए 5 लोगों को। अब 10-10 रुपए के 5 शेयर्स इशू हुए। फिर आपने डिसाइड किया कि चलो शेयर्स को स्प्लिट कर देते हैं, छोटे कर देते हैं शेयर्स को, ताकि ट्रेडिंग में आसानी हो। तो आपने डिसाइड किया कि ये जो 10-10 रुपए के 5 शेयर थे, ये अब हम एक शेयर को 2 टुकड़े कर देंगे। यानी अब 10 रुपए का जो एक शेयर है वो 5-5 रुपए के 2 शेयर्स में बदल गया। ध्यान से सुनिए, अगर 5 शेयर्स थे और 50 रुपए टोटल कंपनी की वैल्यू थी, तो एक शेयर के पीछे आपको कंपनी की 20% ओनरशिप मिल रही थी। क्योंकि 5 ही शेयर्स हैं, तो पर शेयर ओनरशिप आपको 20% मिल रही थी। अब शेयर्स बढ़ के 10 हो गए, तो पर शेयर आपको कंपनी में हिस्सेदारी अब 10 ही % मिल रही है। तो शेयर्स डबल हो गए लेकिन हिस्सेदारी आधी हो गई, इसीलिए बात बराबर है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो फिर लोग स्प्लिट क्यों करते हैं? स्प्लिट किया जाता है ताकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए। अब ये 50 रुपए वाले एग्जांपल में ही देखिए, मान लीजिए आपके पास एक शेयर है 10 रुपए का और आपको 2 रुपयों की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है। तो अगर ये 10 रुपए का एक शेयर ही है
तो आपको वो पूरा पूरा शेयर किसी को बेचना पड़ेगा और आपको 10 रुपए मिलेंगे, जबकि आपको ज़रूरत 2 ही रुपयों की थी। तो अगर कंपनी ऐसा करे कि 10 रुपए के एक शेयर के बदले वो 1-1 रुपए के शेयर निकाले, तो ऐसे में अगर आपको 2 रुपए की ज़रूरत है तो आप 2 शेयर्स बेच सकते हैं और आपके पास 2 रुपए आ जाएंगे, और बाकी 8 शेयर आपके पास अभी भी रहे तो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी भी बची रही। तो ये लिक्विडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, इसका और कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बोनस क्या होता है, और चलिए देखते हैं क्या टीसीएस ने कभी बोनस इशू किया है। जी हाँ, 2018 में, 9 में, 6 में बोनस इशू हुआ। अब ये बोनस नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच में क्या ये बोनस है? चलिए इसे भी समझते हैं। ये एक कंपनी है जिसमें शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100। उसने 1:1 का बोनस इशू किया, यानी जिसके पास एक शेयर है उसको एक बोनस शेयर मिलेगा। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 200। तो अब क्या होगा? इस केस में भी बिल्कुल वही होगा जो पहले हुआ। ये सिर्फ नाम का बोनस है, इससे कुछ भी ऐसा नहीं होना कि अब आपके पास ज़्यादा शेयर्स हो गए हैं तो आपको फ़ायदा होगा। क्यों? फिर से उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10-10 रुपए के 5 शेयर्स हैं और कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट 50 रुपए का है। अब आपने डिसाइड किया कि नहीं, एक शेयर पे एक शेयर और हम बोनस देंगे। तो अब क्योंकि ये बोनस शेयर तो फ्री में मिल रहा है, इसके बदले कंपनी को कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो कंपनी के पास पहले भी 50 रुपए थे, आज भी 50 ही रुपए हैं, लेकिन शेयर्स तो अब दुगने करने हैं। तो अगर 10-10 रुपए के 5 शेयर थे, उन्हीं को दुगना कर दिया जाए, 10-10 रुपए के 10 शेयर, तो अब 100 रुपए कहां से आएंगे? कंपनी के पास तो 50 ही है। तो अपने आप जैसे ही बोनस इशू होगा, जितने शेयर्स बढ़े, जैसे इस केस में 5 शेयर के बदले 10 हो गए, तो शेयर्स का दाम आधा हो जाएगा, एक शेयर का दाम आधा हो जाएगा। अब फिर से जिस तरह स्प्लिट में हुआ था, स्प्लिट में यह हुआ था कि फेस वैल्यू डिवाइड हो गई थी, फेस वैल्यू को तोड़ दिया गया था। बोनस भी लगभग वैसे ही है, बोनस में फर्क यह है कि इसमें फेस वैल्यू उतनी ही होती है, लेकिन पर शेयर के पीछे जो फंड रखा हुआ है, जैसे यहां नंबर ऑफ शेयर्स थे 100 और टोटल शेयर होल्डर्स का फंड था 3000, यानी एक शेयर के पीछे 30 रुपए रखे हुए थे। अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 200, फंड अभी भी 3000 ही है, यानी एक शेयर के पीछे अब फंड हो गया 15 रुपए। यहां पे था 30 रुपए, यहां हो गया 15 रुपए, यानी शेयर की जो बुक वैल्यू है, हमने डिस्कस किया है कि बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी के पास कितने एसेट्स या फंड रखे हुए हैं। तो जैसे ही बोनस इशू आएगा, ये फेस वैल्यू तो उतनी की उतनी ही रहेगी, लेकिन ये बुक वैल्यू कम हो जाएगी। एक शेयर के पीछे जितने एसेट्स हैं, वो जितना रेशो में बोनस आया उस रेशो में ये कम हो जाएगा। तो आपके एक शेयर की वैल्यू फिर से कम हो गई। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बोनस से भी खुश होने की बात बिल्कुल नहीं है। तो फिर बोनस इशू क्यों किया जाता है? अब देखिए, मिनिमम आपको 1 रुपए की फेस वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। अब देखिए, जिन कंपनियों की फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 रुपए है, वो और कम तो नहीं कर सकती फेस वैल्यू, इसे 1 रुपए तो होना ही है। तो क्योंकि वो इसे और कम नहीं कर सकती, तो वो इसे कम कर करके बुक वैल्यू को हाफ कर दिया, शेयर्स डबल कर दिए। इसे कम करते जाते हैं और बोनस लाते जाते हैं, ताकि अगेन लिक्विडिटी बढ़े, लोगों को खरीदने में, निकलने में, पार्शियली बेचने में आसानी हो। अब देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एमआरएफ का। एमआरएफ के एक शेयर की आज दाम है 57,000 और कुछ समय पहले ये 73,000 भी थी। तो हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो एमआरएफ का एक शेयर भी खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। तो एमआरएफ अगर कल को बोनस ले आए और बोले कि एक शेयर के पीछे 10 शेयर अब मिलेंगे बोनस, तो इस शेयर का दाम गिर के 5,500 हो जाएगा। तो हम में से कितने सारे लोग जो एमआरएफ में निवेश करना चाहते हैं बट इस महंगे प्राइस के कारण नहीं कर पा रहे हैं, वो कर सकेंगे। या फिर वो बोले कि 10 रुपए की फेस वैल्यू को तोड़ के अब हम 1 रुपए कर देते हैं, तो भी इस शेयर का दाम 1/10 हो जाएगा, ये 5,500 का हो जाएगा। तो हम शेयर्स को अफोर्ड कर पाएंगे, इसमें ट्रेडिंग हाई वॉल्यूम में हो पाएगी। सिर्फ यही कारण है कि लोग ऐसा करते हैं। तो एमआरएफ आज एक शेयर के प्राइस के हिसाब से सबसे महंगा है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि एमआरएफ ओवर वैल्यूड है या फिर एमआरएफ इंडिया की बेस्ट कंपनी है। एमआरएफ इसीलिए सबसे महंगा दिखता है क्योंकि उसने कभी भी स्प्लिट या बोनस लाया नहीं। चलिए देखते हैं, क्या एमआरएफ ने कभी स्प्लिट या बोनस नहीं लाया? कोई स्प्लिट नहीं, कोई बोनस नहीं। इस कारण
इसका दाम इतना ज़्यादा है, तो ये ओवर वैल्यूड है ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप इसे पी वाइज देखें, पीबी वाइज देखें और इसके पीयर्स से भी कंपेयर करें तो बाकी कंपनियों के मुकाबले ही इसके वैल्यूएशन रेशोज हैं। क्योंकि अगर हम कुछ बेसिक वैल्यूएशन रेशोज ही ले लें जैसे पीबी या पीई, तो बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज से पीबी में सस्ता ही है, पीई भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एमआरएफ बहुत महंगा शेयर है, लेकिन क्योंकि स्प्लिट या बोनस नहीं हुआ इसलिए महंगा दिखता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पीबी या पीई देख के टायर कंपनीज को ले लें आंख बंद करके। हम इंडस्ट्री वाइज वैल्यूएशन आगे के चैप्टर्स में जरूर सीखेंगे। इसके अलावा राइट्स इशू जो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है उसे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और अभी मत जाइए, आज का आपका होमवर्क बाकी है, अब से हम करेंगे होमवर्क भी। तो आपको आज करना है कि मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 3 कंपनियों की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो आपको किसी भी कंपनी के पेज में डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ इस सेक्शन में मिल जाएगी। तो आपको इन तीनों कंपनी की प्रेजेंटेशन देखनी है और आपको देखना है कि इन कंपनियों के पास कौन से ब्रांड्स हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक वो ऐसी चीज़ है जिससे आपको कंपनी के बारे में काफ़ी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कंपनी के क्या प्लान्स हैं, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, साल दर साल या क्वार्टर दर क्वार्टर कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके क्या रीजंस हैं, किन देशों में कंपनी एक्सपांड कर रही है, ऐसी सारी ज़रूरी चीज़ें वो आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिल जाती है। एनुअल रिपोर्ट में भी कई बार ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एनुअल रिपोर्ट 200 पेजेस की होती है जिसमें बहुत सारे रेगुलेटरी सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे एक्सेस सेक्शंस होते हैं जिसको आपको पढ़ के शायद मज़ा ना आए। तो एज अ बिगनर एनुअल रिपोर्ट नहीं तो कम से कम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ने की आदत डाल दीजिए। ये इजी टू रीड होती है, शॉर्ट होती है और क्रिस्प में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन 3 कंपनियों की आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़नी है। उसके बाद इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इन तीनों में से आपको सबसे अच्छे ब्रांड्स किस कंपनी के लगे और आपको क्या लगा कि बेस्ड ऑन द ब्रांड्स जो इन कंपनियों के पास हैं, कौन सी कंपनी का फ्यूचर सबसे अच्छा